हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एज वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये आपकी सेमेस्टर सेकंड की होने वाली है। सेमेस्टर सेकंड में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है जिसका नाम है आपकी विदेश नीति, हम लोग इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर रहे हैं विद आंसर्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चंस कवर करवा चुकी हूँ, यानी हमारी वीडियो 1 ऑलरेडी हो चुकी है। आज की हमारी वीडियो 2 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इन्हें चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप इनके नोट्स की सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर पाएंगे ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना एंड वीडियो को लाइक भी करना। चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे। हमारे जो आगे की क्वेश्चंस रह गए थे अब हम उन्हें कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्षता नीति क्या है? भारत की विदेश नीति में इसके योगदान का मूल्यांकन आपको करना है। पहले आपको बताना होगा गुटनिरपेक्षता नीति क्या है। चलिए देख लेते हैं परिचय से। गुटनिरपेक्षता नीति भारत की विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है जो शीत युद्ध के दौरान भारत की स्वतंत्रता और तटस्थ रहने में मदद करते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी और भारत ने इस आंदोलन में नेतृत्व भूमिका निभाई थी। यानी भारत जो है वो यहाँ पर नेतृत्व भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार गुटनिरपेक्षता का मतलब किसी भी सैन्य संगठन में शामिल ना होने से है, ठीक है, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत को शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्ति यानी अमेरिका और सोवियत संघ से दूरी बनाए रखने में मदद की थी। इन नीतियों ने भारत को तृतीय विश्व का नेता बना दिया था। शील देशों के हितों को बढ़ावा देने में मदद मिली थी। गुटनिरपेक्षता नीति से आज के समय में जब हम वैश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत को सर्वोच्च आत्मनिर्णय और वैश्विक पहचान दिलाने में मदद की थी, ठीक है। अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता जो नीति है इसकी परिभाषा और उद्देश्य, यानी हम इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहले हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता की परिभाषा। गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी सैन्य संगठन या गुट में शामिल ना होने से है। यह नीति शीत युद्ध के दौरान उन देशों के लिए जो अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के नेतृत्व वाले संगठनों में शामिल नहीं होना चाहते थे ना, उनके लिए थी। नेहरू के अनुसार गुटनिरपेक्षता का मतलब स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना है जो राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखे, ना कि किसी के दबाव में आना, ठीक है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी नाम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो पहला है हमारा संप्रभुत्वता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा है गैर आक्रमणकारिता। फिर है हमारा आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, यानी किसी के भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। फिर है हमारा सम्मान और पारस्परिक लाभ को हासिल करना, चाहे किसी के भी साथ हो। फिर है हमारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाना, ठीक है। अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता नीति के जो उद्देश्य हैं, यानी किस लिए गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई गई थी। तो पहला है हमारा स्वायत्ता। देश स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति को अपना सके, इसलिए गुटनिरपेक्षता को अपनाया गया था। शांति संरक्षण, शीत युद्ध के दौरान विश्व में शांति ही बनाए रखना, ये भी इसका एक लक्ष्य था। उपनिवेशवाद का विरोध यानी वैश्विक शोषण का विरोध करना और स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना। विकासशील देशों के हित यानी तृतीय जो विश्व थे उनके जो देश है उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना और उनकी मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ावा देना ताकि किसी का भी दबाव पूरे विश्व पर नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के योगदान, यानी गुटनिरपेक्षता का क्या योगदान रहा। तो इसमें आप लिखेंगे स्वायत्ता और आत्मनिर्णय। किस तरह से गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत की स्वायत्ता और आत्मनिर्णय सिद्धांत को अपनाने में मदद की। भारत ने किसी भी सैन्य संगठन में शामिल न होने से इनकार कर दिया था, स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया था। इस नीति ने भारत को राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी थी, ताकि हम अपने देश के बारे में सोचकर नीतियां बनाएं अपने लिए, ना कि किसी के दबाव में आकर, ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना में भारत ने नेतृत्व भूमिका निभाई। सेकेंड आप लिखेंगे 1971 में
बांग्लादेश मुक्त युद्ध में भारत ने सोवियत संघ के बाद सहयोग किया, लेकिन अमेरिका से दूरी बनाए रखी। ठीक है, अगर हम इसके महत्व की बात करें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्र नीति। गुटनिरपेक्षता ने भारत को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में मदद की। राष्ट्रीय हित यह नीति राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रख पाती है या केंद्र में रखकर कोई भी नीति या कोई भी निर्णय लेती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। गुटनिरपेक्षता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। इस सिद्धांत ने विभिन्न विचारधाराओं और व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच शांति और सहयोग को मजबूत किया। भारत ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे, यानी हम दोनों में से किसी के साथ नहीं थे पर किसी के विरोध में भी नहीं थे। उदाहरण के लिए 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भारत ने एशियाई और अफ्रीकाई देशों के साथ पंचशील जो सिद्धांत था वो अपना लिया था। पंचशील आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि पंचशील में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। उसके बाद में 1971 में इंडो सोवियत मित्रता संधि ने भारत को सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की, लेकिन अमेरिका से संबंध बनाए रखे। यानी अगर हम इनके साथ संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से संबंध तोड़ दें, क्योंकि हम गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हैं। साथ किसी के नहीं है पर विरोध में भी किसी के नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम महत्व देखेंगे वैश्विक शांति। यह नीति वैश्विक शांति को बढ़ावा देती है और सह अस्तित्व यह विभिन्न सांस्कृतिक और व्यवस्था के बीच सह अस्तित्व को मजबूत करती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम उपनिवेशवाद का विरोध देखें तो गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत के उपनिवेशवाद का विरोध करने में मदद की। भारत ने स्वतंत्रता संग्रामों का समर्थन किया और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस नीति ने एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। यानी हमें देखकर जो एशिया और अफ्रीका के लोग थे या देश थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता को अपनाने का प्रयास किया। अगर उदाहरण की बात करें तो 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भारत ने एशियाई और अफ्रीकाई देशों को स्वतंत्रता और सहयोग के लिए प्रेरित किया था और 1960 के दशक में भारत ने अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन भी किया था। अगर इसके महत्व की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देता है। वैश्विक न्याय, यह नीति वैश्विक न्याय को बढ़ावा देती है, यानी जो वैश्विक न्याय होता है उसको भी बढ़ाने का कार्य करती है ये। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखेंगे विकासशील देशों के हित, यानी जो विकासशील देश हैं उनके क्या हित होते हैं। गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत को विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने में मदद की है। भारत ने दक्षिण सहयोग को मजबूत किया, जो विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। इन नीतियों ने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूती प्रदान की है ताकि हमारा भारत भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो सके। अगर हम इनके एग्जाम्पल यानी उदाहरणों की बात करें कि आप उदाहरण क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, तो उदाहरण में आप लिखेंगे 1964 में G77 की स्थापना भारत की विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देती है और 1980 के दशक में भारत ने अफ्रीकी और एशियाई देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी ताकि ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। अगर महत्व की बात करें तो आर्थिक सहयोग, गुटनिरपेक्षता ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया और राजनीतिक सहयोग की बात करें तो यह नीति राजनीतिक सहयोग को भी मजबूत करती है। ठीक है, अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, क्योंकि अब हमारा जो विश्व है वो बहुध्रुवीय जो व्यवस्था है उसमें बदल गया है। गुटनिरपेक्षता नीति ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद की। शीत युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवीय हो गया था, जहां अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ और भारत जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यानी हमारा देश भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। गुटनिरपेक्षता नीति ने द्विध्रुवीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में बहुध्रुवीय व्यवस्था को मजबूत करने में मदद की। यानी हमारे देश ने कभी भी दो ध्रुवीय जो व्यवस्था थी उसको कभी भी समर्थन नहीं दिया, बल्कि जो बहुध्रुवीय व्यवस्था है उसको समर्थन किया कि कोई भी देश किसी पर भी दबाव ना बना पाए या किसी का भी लीडर नहीं बने। ठीक है, अगर उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण आप लिखेंगे 1991 के बाद भारत ने अमेरिकी, चीन और रूस के साथ संतुलित संबंध बनाने का प्रयास किया था और 21वीं सदी में भारतीय ब्रिक्स, G20 और आसियान जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी आज हम देख सकते हैं हमारा देश इन सभी के साथ सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो कि एक तरह से संबंधों को अच्छा बनाने और स्थापित करने में मदद करती है। अगर इसके महत्व की बात करें, देखिए हर किसी का आपको उदाहरण भी लिखना है एंड महत्व भी लिखना है, इसीलिए आपको यहाँ पर भी उदाहरण एंड महत्व दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसके महत्व में आप लिखेंगे वैश्विक शांति संतुलन। गुटनिरपेक्षता ने वैश्विक शांति संतुलन को बनाए रखने में मदद की। स्विंग स्टेट, भारत ने स्विंग स्टेट के रूप में वैश्विक राजनीतिक
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता नीति की सीमाएं और चुनौतियां, यानी जो गुटनिरपेक्षता नीति है इसकी क्या क्या सीमाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहले आप लिखेंगे शीत युद्ध के दौरान सीमाएं, यानी शीत युद्ध के टाइम पे कौन कौन सी सीमाएं थी। गुटनिरपेक्षता नीति शीत युद्ध के दौरान कुछ सीमाओं का सामना करती है। पहली है हमारी सैन्य सहायता का अभाव। गुटनिरपेक्षता देश सैन्य सहायता प्राप्त करने में असमर्थ थे क्योंकि वह किसी भी संगठन में शामिल नहीं थे, उन्हें सैन्य सहायता नहीं मिल पा रही थी। दूसरा है आर्थिक निर्भरता। कुछ गुटनिरपेक्षता देश आर्थिक रूप से महाशक्तियों पर निर्भर थे जो उनकी स्वायत्तता को प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि अभी अभी तो वो लोग आज़ाद हुए थे। तीसरी दुनिया के जो लोग थे या तीसरी जो विश्व है वो अभी अभी तो आज़ाद हुआ था, तो वो आर्थिक रूप में भी इतने मजबूत नहीं थे। अगर उदाहरण की बात करें तो 1962 के चीन युद्ध के दौरान भारत को सैन्य सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि हम सैन्य रूप से हार रहे थे। और 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत को सोवियत संघ से सैन्य सहायता मिली, लेकिन अमेरिका से दूरी बनाए रखी। यानी सोवियत संघ ने तो हमारी मदद करी, लेकिन हमने अमेरिका से क्या रखा, दूरी बनाए ही रखी थी। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे शीत युद्ध के बाद चुनौतियाँ, यानी शीत युद्ध के बाद कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। तो शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्षता नीति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अगर हम देखें वैश्विक शांति संरचना में परिवर्तन, सोवियत संघ का विघटन और अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति बन जाना, ये एक तरह से चुनौती थी। दूसरा आप लिखेंगे आर्थिक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने आर्थिक अंतर्निर्भरता को बढ़ावा दिया, जो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दे रहा था, क्योंकि हम कभी भी अंतर्निर्भरता का जो सिद्धांत है उसे नहीं अपना रहे थे गुटनिरपेक्षता में। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रीय क्षेत्रीय संघर्ष ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर कर दिया था। अगर उदाहरण की बात करें तो 1991 के बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, जो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से भिन्न थी। यानी हमारे में आर्थिक जो उदारीकरण की नीति थी वो नहीं थी, बट फिर भी हमने अपनाई थी। 2000 के दशक में भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक समझौते बनाए, जो गुटनिरपेक्षता सिद्धांत की वो चुनौती दे रहे थे, क्योंकि हमारा गुटनिरपेक्षता सिद्धांत क्या कहता है, किसी के साथ भी हमें दोस्ती नहीं करनी और दुश्मनी भी नहीं रखनी। लेकिन हमने अमेरिका के साथ में जो रणनीतिक समझौते थे वो करे थे, ताकि हमारे देश थोड़ा सा विकसित हो सके, थोड़ा आगे बढ़ सके। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे गुटनिरपेक्षता नीति भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो शीत युद्ध के दौरान भारत को स्वतंत्र और तटस्थ रहने में मदद करता है। इस नीति ने भारत को स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, संतुलन, सह अस्तित्व, उपनिवेशवाद का विरोध और विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने में मदद की थी, ताकि इनके जो हित हैं वो आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद में आज के समय में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत को स्विच स्टेट के रूप में वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने में मदद की है। हालांकि शीत युद्ध के बाद इन नीतियों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वैश्विक शक्ति संरचना में परिवर्तन, आर्थिक वैश्वीकरण और क्षेत्रीय संघर्ष। फिर भी गुटनिरपेक्षता नीति ने भारत को स्वतंत्रता और स्वायत्तता विदेश नीति अपनाने में मदद की है, जो राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद करता है और राष्ट्रीय नीतियों को आगे अग्रसर करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन के सिद्धांत का उदाहरण सहित समझाइए। यानी जो भारत की विदेश नीति है उसमें जो निरंतरता है और जो परिवर्तन है वो आपको बताने हैं, यानी परिवर्तन के जो सिद्धांत है वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे भारत की विदेश नीति निरंतरता और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित है। निरंतरता का अर्थ है मूल सिद्धांतों और उद्देश्य को बनाए रखना, जबकि परिवर्तन का अर्थ है नई परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुसार नीतियों को सशक्त कर लेना। यानी निरंतरता का मतलब ये है कि जो मूल चीज़ें हैं उन्हें बनाए रखना, उनके उद्देश्य बनाए रखना, पर परिवर्तन का मतलब है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बदलना। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमारी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो कहती है किसी के साथ संबंध मत बनाओ, किसी के साथ दुश्मनी मत रखो, बट हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग 2000 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए। तो यही कहता है कि परिवर्तन भी ज़रूरी है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही अपनी विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे मूल्य सिद्धांतों को अपना
अपनाया जो आज भी भारत की विदेश नीति का आधार बने हुए हैं। हालांकि शीत युद्ध के बाद और वैश्वीकरण के दौर में भारत ने अपने विदेश नीति में परिवर्तन किए, जैसे आर्थिक उदारीकरण, रणनीतिक साझेदारी और बहुपक्षीय कूटनिरपेक्षता को अपनाया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति में निरंतरता के महत्व, यानी जो हमारी भारत की विदेश नीति है इसमें जो निरंतरता है उसका क्या महत्व है। तो पहला हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है, जो शीत युद्ध के दौरान से ही निरंतरता के रूप में बनाया हुआ है। हालांकि शीत युद्ध के बाद इन नीतियों में परिवर्तन आए, लेकिन इसके मूल सैद्धांतिक आज भी प्रासंगिक है। यानी कुछ परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मूल सिद्धांत था वो पूरा ही बदल दिया हो, वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी मौजूद है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना में भारत ने नेतृत्व भूमिका निभाई थी। 21वीं सदी में भारत ब्रिक्स, G20 और आसियान जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देखो, गुटनिरपेक्षता ने कहा था कहीं नहीं जाना या किसी में भी सम्मिलित नहीं होना, बट हम कुछ जो संगठन है उसमें शामिल हैं, तो ये एक तरह से परिवर्तन भी करता है। अगर महत्व की बात करें तो स्वायत्त गुटनिरपेक्षता ने भारत को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में मदद की है और वैश्विक पहचान। यही नीति भारत को तृतीय विश्व का नेता भी बनाती है, क्योंकि इसी की वजह से हम जो तृतीय विश्व है उसके भी नेता बन गए थे। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे पंचशील सिद्धांत कि पंचशील सिद्धांत क्या है। देखिए, ये पंचशील सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर पंचशील जो सिद्धांत है वो क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे पंचशील सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के ये 5 सिद्धांत हैं जो 1954 में भारत और चीन के बीच हस्तांतरित हुए थे। यानी भारत और चीन के जो युद्ध हुआ था उसके बाद में पंचशील सिद्धांत के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। यह सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति का मूलभूत आधार है या मूल आधार है, जिसमें हम उदाहरण के रूप में लिखेंगे 1954 में भारत चीन समझौता पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और 21वीं सदी में भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देता है और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो शांति स्थापना पंचशील सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, और सहयोग की बात करें तो यह सिद्धांत परस्पर सहयोग को मजबूत करता है और जो हमारे सहयोग हैं, साथी हैं, उन्हें एक साथ आगे विकसित और आगे लेने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है वो क्या है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत विभिन्न विचारधाराओं और व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे, क्योंकि हमारा जो भारत है ना अमेरिका के साथ था ना सोवियत संघ के साथ था। और अगर 21वीं सदी में भारत चीन, अमेरिका और रूस के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है, क्योंकि हम कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अगर इसके महत्व की बात करें तो वैश्विक शांति, यह सिद्धांत वैश्विक शांति को बढ़ाए रखने का प्रयास करता है। सह अस्तित्व, यह विभिन्न सांस्कृतिक और व्यवस्था के बीच सह अस्तित्व को मजबूत करता है, सह अस्तित्व को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आहस्तक्षेप। आहस्तक्षेप क्या होता है। आहस्तक्षेप सिद्धांत भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारा भारत ही ये कहता है कि ना तो हम किसी के देश में हस्तक्षेप करेंगे और ना ही किसी से करवाएंगे। ठीक है, अपने आंतरिक मामलों में भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, यानी ना तो हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे ना ही किसी से करवाएंगे। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे 1971 में बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कदम उठा दिए थे। और 2021 में भी अफगानिस्तान संकट में भारत ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उनकी निंदा कर दी थी, बट क्या किया, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। अगर इसके महत्व की बात करें तो संप्रभुत्वता, यह सिद्धांत देश की संप्रभुत्वता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और आत्मनिर्णय, यह देश के आत्मनिर्णय के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और एक तरह से देश की जो आत्मशक्ति है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के परिवर्तन के तत्व, क्या क्या तत्व हैं और किस तरह से परिवर्तन हुए। तो पहला हम देखेंगे आर्थिक उदारीकरण। 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों ने भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण
करने में मदद की है और इन्हें आगे बढ़ाया है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 1991 में आर्थिक सुधार के बाद भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार किए हैं ताकि जो विदेशी निवेश है वो आकर्षित हो और हमारा जो निवेश है वो बढ़ सके। 2000 के दशक में भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे पहले शुरू की थी जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। ये हमारे जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देती हैं। अगर हम इसके महत्व की बात करें कि क्यों इम्पोर्टेंट है तो इसमें आप लिखेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक उदारीकरण ने भारत को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर किया है। अगर वैश्विक पहचान की बात करें तो ये नीति भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में मदद करता है ताकि जो हमारा देश है वो वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सके। ठीक है, अब हम देखेंगे रणनीतिक साझेदारी किस तरह से। शीत युद्ध के बाद भारत ने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना शुरू किया। भारत ने अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किए जो कि 2000 में भी हमारे भारत ने अमेरिका के साथ किया था। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 2000 के दशक में भारत ने अमेरिका के साथ में रणनीतिक जो साझेदारी है उसे बनाया था ताकि जो सैन्य और आर्थिक सहयोग है वो मजबूत हो सके। और 2010 के दशक में भारत ने चीन और रूस के साथ रणनीतिक संबंध बनाने का प्रयास भी किया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, आगे हम देखेंगे इसका महत्व यानी ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लिखेंगे सैन्य सहयोग। रणनीतिक साझेदारी ने भारत को सैन्य सहयोग प्रदान करने में मदद की है। आर्थिक सहयोग, यह नीति आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करती है यानी आर्थिक रूप से भी हमें आगे अग्रसर करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुपक्षीय कूटनीति किस तरह से भारत ने बहुपक्षीय कूटनीति को बढ़ावा देना शुरू किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र और G20, ब्रिक्स और आसियान जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है जो कि आज हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में भारत G20 की अध्यक्षता भी करी थी यानी भारत ने G20 की जो अध्यक्षता है वो की थी। 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना में भारत ने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद की थी। अगर इसके महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे वैश्विक नेतृत्व। बहुपक्षीय कूटनीति ने भारत में वैश्विक नेता बनाने में मदद की है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो यह नीति आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करती है ताकि आर्थिक रूप से जो व्यक्ति है वो मजबूत हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सुरक्षा नीति में परिवर्तन। क्या परिवर्तन है? भारत ने सुरक्षा नीति में परिवर्तन किया। 1962 में चीन युद्ध और 1971 में पाकिस्तान युद्ध ने भारत को सैनिक मजबूती के लिए अग्रसर या फिर आवश्यकता महसूस कराई कि हाँ हमें सैनिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आज भारत परमाणु संपन्न देश है और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर देता है कि हमारे देश से कोई भी ना टकराए और कोई भी हमें आकर चुनौती नहीं दे। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु क्लब में शामिल कर दिया था और 1998 में पोखरण 2 परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था यानी 1998 में हम जो है वो परमाणु शक्ति के रूप में सामने आए थे। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सैन्य मजबूती। सुरक्षा नीति में परिवर्तन ने भारत को सैन्य मजबूती हासिल करने में मदद की है और राष्ट्रीय सुरक्षा, यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करती है ताकि हम राष्ट्रीय के आधार पर भी सुरक्षित और संगठित हो सकें। अब हम देखेंगे लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये क्या है? भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया जो पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में मदद करती है, मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई जो पूर्व एशिया के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद में 2014 में भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई जो पूर्वी एशिया के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में मदद करती है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे इसका महत्व कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके महत्व में आप लिखेंगे आर्थिक सहयोग। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत को आर्थिक सहयोग प्राप्त करवाने में मदद की है। और अगर हम रणनीतिक सहयोग की बात करें तो यह नीति रणनीतिक सहयोग को मजबूत करती है और रणनीतिक रूप से सशक्त बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निरंतरता और परिवर्तन का संतुलन, यानी दोनों में क्या संतुलन है और किस तरह से बनाया जाता है निरंतरता में और परिवर्तन में संतुलन। भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतरता मूल सिद्धांत को बढ़ावा देती है जबकि परिवर्तन नई परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों को सशक्त करती है। इस संतुलन ने भारत को स्वतंत्र, स्वायत्त और मजबूत विदेश नीति बनाने में मदद
की है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत निरंतरता के रूप में बना हुआ है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी ने परिवर्तन को दर्शाया है। यानी जो गुटनिरपेक्षता सिद्धांत है वो हमारी निरंतरता को दिखाता है और जो रणनीतिक साझेदारी है वो हमारे परिवर्तन को दिखाती है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। आगे अब हम देखेंगे पंचशील सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, लेकिन बहुपक्षीय कूटनीतियों ने नई दिशा प्रदान की है। यानी ये जो है ये आज भी प्रासंगिक है, लेकिन जो बहुपक्षीय कूटनीति है उन्होंने नई ही दिशा दे दी है। एंड यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत की विदेश नीति निरंतरता और परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। निरंतरता ने मूल सिद्धांतों जैसे गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और हस्तक्षेप को बनाए रखने में मदद की है, जबकि परिवर्तन ने नई परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों में संशोधन करने में मदद की है, जैसे आर्थिक उदारीकरण, रणनीतिक साझेदारी, बहुपक्षीय कूटनीति, सुरक्षा नीति में परिवर्तन और लुक ईस्ट पॉलिसी। आज के समय में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, भारत को निरंतरता और परिवर्तन का संतुलन बनाए रखना होगा ताकि हमारा भारत आगे भी बढ़े और उसका जो एक तरह से लॉस है वो भी नहीं हो, ताकि वह वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके और राष्ट्रीय हितों को बढ़ा सके। यानी जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना कर ले और जो राष्ट्रीय हित है वो भी पीछे नहीं रहे। यह संतुलन भारत को स्विंग स्टेट के रूप में वैश्विक शांति संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यानी ये जो है ये हमारे इसको बढ़ाने में मदद करता है ताकि जो शांति है या संतुलन है वो बनाया जा सके। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं इसमें, जो कि आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी एंड कम्फर्टेबल बना देंगे। तो नोट्स को देखने के लिए भी आप हमारा ऐप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।